Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Shabahat Ali. I'm consultant cardiologist. So आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस जो डेली लाइफ के एक हिस्सा भी बनता जा रहा है, स्पेशली जो पेशेंट्स कार्डियो रिलेटेड हैं। इसके अलावा बाज़ात कुछ ऐसे पेशेंट्स में भी इसको एडवाइस किया जाता है जिन्हें दिल का पहले मर्ज़ नहीं भी होता, लेकिन ये उनकी एक तो ट्रीटमेंट के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और उसके अलावा बाज़ का ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम आज एकोकार्डियोग्राफी, जिसे हम आम फहम ज़बान में दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको एक ऐसे समझाऊंगा जैसे एक आम बंदे को समझ लगे। ठीक है, आई विल ट्राई, और मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल ही इसे बुकिश टर्मिनोलॉजी को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको समझ लग सके, क्योंकि ये बहुत ही एक क्वेश्चन होता है कि जी ये क्या है और इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, सो काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को कोशिश करें फॉर एजुकेशनल पर्पस आगे अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी स्प्रेड करें, ताकि लोग एजुकेट हो रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज आफ्टर ईसीजी ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम डेली रूटीन में देखते भी हैं, एडवाइस भी होती है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये किन लोगों में एडवाइस होती है, इससे हम क्या मालूमात हासिल कर सकते हैं और इसके क्या फ़वाइद हम ले सकते हैं इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक भी कीजिए, ताकि नॉट ओनली कार्डियो रिलेटेड बट आल्सो आई विल ट्राई कि मैं दूसरे भी इम्पोर्टेंट जो डेली रूटीन में लोगों को मसाइल हैं, क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग देयर हेल्थ, उन्हें एड्रेस करूं और उनके रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊं। और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मेरे हैं भी इस चैनल में, ताकि वो लोग एजुकेट हों और आम चीज़ों को समझें। ठीक है, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो एकोकार्डियोग्राफी, जिसे हम दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो क्या है? सो एकोकार्डियोग्राफी बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक आम दिल का अल्ट्रासाउंड होता है, बट ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में कार्डियोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, और आइडियली वैसे तो बाहर के मुल्कों में ये एकोकार्डियोग्राफर भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे उस तरह का सिस्टम नहीं है, तो इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट, ताकि आपको एक प्रॉपर एडवाइस मिल सके, बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव इशू स्पेशली फॉर हार्ट हेल्थ। और ये एक डेली रूटीन की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती आइडियली। ये 6 से अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हो, कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आए, तो ये आइडियली एनुअली या 6 महीने में रिपीट होती है। कोई ऐसे नहीं है कि हर हफ्ते इसे रिपीट किया जाए। सो ये किन लोगों में एडवाइस होती है दिल का अल्ट्रासाउंड? ऐसे लोग जिन्हें पुराना दिल का मसला हो, कार्डियो पेशेंट्स हों और वो रेगुलर फॉलो पर हों। कार्डियो पेशेंट लाइक अगर किसी को पहले हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, किसी ने पहले स्टंट वगैरह डलवाए हुए हैं, कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, कोई कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी है, कोई बाईपास का पेशेंट है, और इसके अलावा साथ साथ बाज़ क्या मतलब बच्चों के अंदर भी जिन्हें मौरूसी दिल की बीमारियां लाहक होती हैं, उनके भी रेगुलर फॉलोअप में ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी काफ़ी लोगों को जिन्हें कार्डियो का एक डायग्नोस्ड मतलब दिल का मर्ज़ प्रॉपरली डायग्नोस्ड अभी नहीं हुआ होता या इन प्रोसेस होता है, बट उन्हें सिम्टम्स डेवलप होती हैं, लाइक जिस तरह सीने में दर्द या दबाव, इसके अलावा सांस का फूलना, अंजाइनल सिम्टम्स, या दिल की धड़कन का बेतरतीब होना या दिल की धड़कन का तेज़ होना, उनमें भी ये कराया जाता है ताकि कोई दिल से रिलेटेड हमें मालूमात हासिल हो सकें, बिकॉज़ ये एक बहुत ही खूबसूरत सी ओवरव्यू पिक्चर आपको दिल की देता है, जैसा एक एक्सरे देता है चेस्ट से रिलेटेड, और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं अगर कोई खुदा ना खास्ता हो सके। तो एकोकार्डियोग्राफी भी आफ्टर ईसीजी, बिकॉज ईसीजी में फ़ौरन चीज़ें नहीं आती, बाज़ का किसी को एक क्रॉनिक मतलब पुरानी चीज़ चल रही होती है और वो
मतलब उसको परफॉर्म मतलब देखने के लिए या फर्दर चेक करने के लिए एकोकार्डियोग्राफी, जिसे हम दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और कौन से लोग हैं जिन्हें कराया जाता है, जिन्हें वैसे तो बेहतर तो यही है जैसे आप 50 साल से ऊपर हैं और आपको शुगर ब्लड प्रेशर है, मतलब 40 से 50 की कैटेगरी भी है और आपको शुगर ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाक है, तो बेहतर है कि आप एक स्क्रीनिंग के तौर पे इसे ज़रूर कराएं। और स्पेशली अगर आपकी वो चीज़ अनकंट्रोल्ड है तो फिर तो मस्ट है। वो मैं बताऊंगा आगे फर्दर कि इसके क्या क्या हम इसके अंदर देख सकते हैं, तो इसलिए मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है और इससे आपके सारे क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि एड्रेस करूं और जो रह जाए वो हम फर्दर में इसे डिस्कस करें। अच्छा, इसके अलावा किन मरीज़ों में हम कराते हैं, मोस्टली गुर्दे के मरीज़ों में। ठीक है, जिन्हें और स्पेशली डायलिसिस के मरीज़ों में जो रेगुलर डायलिसिस पर हों। और इसके अलावा किन्हें कराया जाता है, रोमेटिक पेशेंट में जिसको ऑटोम्यून डिजीज़ हो किसी तरह की, जिसके अंदर मुदाफ़ियाती निज़ाम अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दे, उस तरह के मरीज़ों में भी हम कराते हैं ये वाली चीज़। और इसके अलावा बाज़-औक़ात प्रेग्नेंट जो ख़वातीन होती हैं, हामला ख़वातीन, और ज़्यादातर उनके आखिरी जो हफ्ते हैं उसके अंदर अगर उन्हें सांस का फूलना बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है तो उसके अंदर कराया जाता है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि अब आप कहेंगे कि जी यंग तो है तो उसको क्या मसला है, तो हम पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी उसे कहते हैं। ज़रूरी नहीं है हर एक में हो, लेकिन वो भी नोट की गई है और उसको हम डायग्नोस या तशख़ीस करने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ को कराएं। तो ये तो एक ओवरऑल पिक्चर है कि किन किन लोगों में हम करा सकते हैं इसको एकोकार्डियोग्राफी को। इसके अंदर अब हम देखते क्या हैं या ये हमें क्या मालूमात फ़राहम करती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता लगती है वो है एक तो ओवरऑल पिक्चर इसके दिल की, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दिल की किसी दीवार पर दबाव वगैरह का होना। ठीक है, अब दिल की किसी दीवार पर दबाव क्यों होगा, या तो वो बाज़ का ट्रांजिएंट होता है, मतलब वक्ती तौर पे किसी भी वजह से कोई स्ट्रेस रिलेटेड या और कोई अंडरलाइंग कोई और बीमारी चल रही है उससे रिलेटेड बाज़ का चल जाता है, या बाज़ का कोई इन्फेक्शन चल रहा हो बंदे को, उसके अंदर भी दिल की दीवारों पर दबाव महसूस होता है। उसके साथ साथ दिल की दीवारों पर दबाव, अगर किसी नालियों में तंगी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, जो तंगी तो ऑब्वियसली जो दिल की नालियाँ या शरेयाने हैं वो एंजियोग्राफी से या सीटी एंजियो से ही डायग्नोज होंगे, लेकिन अगर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही हैं और उस बंदे को सिम्टम ज़्यादा हो रही हैं तो वो हम बहुत ही वो जो रिलेटेड आर्टरी जिस दिल की दीवार को सप्लाई कर रही होगी तो उसकी हरकत में कमी हो सकती है या बिल्कुल ही रुक सकती है, ये भी देखा गया है। या ओवरऑल दिल की जो पंपिंग पावर है या पंप करने की सलाहियत है उसके अंदर कमी आ सकती है, जैसे हम आम लोग जैसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अलावा बच्चों में स्पेशली कोई भी मौरूसी अमराज, कोई दिल का सुराख, जैसे मतलब हम आम आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई पैदाइशी तौर पर डेवलपमेंटल अपनॉर्मेलिटी अगर कोई हो, नालियों के अंदर किसी किस्म की अपनॉर्मेलिटी हो गई है, मतलब प्रॉपर्ली प्लेस्ड नहीं हुई या कोई बंद नहीं हुई दीवार, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाएगी। या चैम्बर या दिल के खाने अगर प्रॉपर्ली बने नहीं उसके अंदर भी हमें ये बहुत अच्छा आपको जो पैरामीटर है ये हमें गाइड करेगा, और उसके अलावा डेली टू डेली फॉलोअप पर भी हमें ये गाइड करेगा। और इसके अलावा ये हमें क्या बताएगा, दिल की दीवारों के अंदर कोई मोटाई, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ अगर आपको कंट्रोल में नहीं है तो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ करानी ज़रूर चाहिए, ताकि हम देखें कि क्या वो ऐसी कहीं दिल की दीवारें मोटी तो नहीं होना शुरू हो गई। नो डाउट दिल की पंपिंग सलाहियत में तो फ़ौरन फ़र्क नहीं आएगा,
लेकिन अगर दिल की दीवारें मोटी होना शुरू हो जाएंगी, जिसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, और ज़्यादा कॉमनली लेफ़्ट वेंट्रिकुलर मतलब बाएं तरफ वाला जो खाना है जो मेन पंप करता है दिल को पूरे जिस्म में खून को, उसकी हम दिल की दीवारों की मोटाई को गौर करते हैं। वैसे तो हम दूसरी भी चीज़ों को करेंगे अगर कोई ख़ास तरह की अब उसके अंदर भी नोट किए हुए, बट मोस्ट लाइकली हम उसे दें। तो दिल की दीवारों की मोटाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और स्पेशली जिन्हें ब्लड प्रेशर का मर्ज लाक हो, और उन लोगों में जिनका अनकंट्रोल्ड है कि वो क्या माइल्ड है, मॉडरेट है, सवियर है, मतलब कम, दरमियानी, ज़्यादा, किस तरह की कैटेगरी है या ना होने के बराबर है, ताकि हम अगर वो फॉलो अप पर है मरीज़ और उसे कोई सिम्टम्स आ रही हैं तो हम देखें कि उसके अंदर कोई सच हम उसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं, या उसकी वजह से किसी किस्म की कोई उसे मसाइल आगे फर्दर ना हो जाए, ये भी हमने देखना है उसे। वही कंजेनिटल नॉर्मेलिटीज़ हैं, हार्ट फेलियर का एलिमेंट है, अगर पंपिंग सलाहियत जो है, सुकड़ने की सलाहियत अगर दिल की कम हो रही है तो वो भी ऑब्वियसली इसके अंदर हमें मालूम होगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर भी बाज़ का इग्नोर कर देते हैं, वही बात है कि जो प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता या कोई ऐसा है जो जूनियर लेवल पर है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन, जैसे एक तो पंप करने की या जिस तरह कह लें कि आगे खून फ्राहम करने की है, और जब दिल ने रिलैक्स करना है, डायस्टोलिक फेज़ में जाना है, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह सिस्टोलिक, क्योंकि बाज़ अवत हमें उसकी भी दवाइयाँ वैसे ही देनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर उसकी पंपिंग पावर या इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा तो हार्ट फेलियर हम उसे कहलाएंगे, ठीक है। और उस कैटेगरी में जिसके अंदर पंपिंग पावर तो ठीक है, लेकिन रिलैक्स होने की मतलब पूरी तरह फूलने की जो सलाहियत है दिल की उस वो मुतासर हो रही है, जिसे हम डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। तो नो डाउट उसकी पंपिंग ठीक है, लेकिन हमें उससे भी वैसे ही बाज़ का ट्रीट करना पड़ेगा अगर उसे सांस में फुलाव या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें। और आई वुड एडवाइज टू डॉक्टर्स एज वेल कि इससे भी प्लीज़ देखें इस पैरामीटर को, और मेंशन भी ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ का बंदे को सांस चढ़ रहा होता है और उसका हर चीज़ नॉर्मल है और उसे कह दिया जाता है कि जी आप ठीक हैं, और उसका डायस्टोलिक डिसफंक्शन मुतासर होता है। और हमने काफ़ी दफ़ा देखा कि हमने उसकी भी ट्रीटमेंट दिया और मरीज़ बड़े अच्छा रिस्पॉन्स किया है उसके, तो वो भी मरीज़ इग्नोर होगा, वो आगे से आगे चीज़ बढ़ती ही जाएगी। लेकिन ये इतनी कॉमन चीज़ नहीं है डायस्टोलिक, इसके लिए ज़्यादातर मैं वैसे बता दूं कि अगर कोई गुर्दों का मर्ज लाक है तो उन जैसे मरीज़ों में तो मस्ट है, ये इग्नोर करना फिर तो मतलब बहुत ही बुरी बात है कि अगर हम इग्नोर करें। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर वॉल्स। अब आम लोग दिल की नालियों को भी वाल्व बोल रहे थे जी, एक वाल्व बंद हो गया, दो वाल्व बंद हो गया, वो बेसिकली वाल्व वो चीज़ें नहीं है। वाल्व वो होती हैं दिल की नालियाँ जिसे हम शरेयाने कहते हैं, वो एंजियोग्राफी में या सीटी एंजियोग्राफी में पता लगता है उसका। वॉल्व जो होते हैं वो दिल के मुख्तलिफ खानों को अलहदा कर रहे होते हैं और वो एक दरवाजे के तौर पे काम करते हैं। तो वो जब हम वो आइडियली जब भी है उसे ना तो सिकुड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक खाने से खून पंप हो और दूसरे खाने में जाए तो ना ही उसके अंदर तंगी हो कि वो खून पूरी तरह जा ना पाए, और ना ही वो खून पीछे की तरफ आए कि मतलब उसके अंदर ना ही लीकेज हो वॉल में कि इस तरह का रिलैक्स भी ना हो। तो ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो हमें देखनी है उसके अंदर वॉल्व। तो ये हमें एकोकार्डियोग्राफी से ही पता लगेगा, और बाज़ का तो जब हम वाल्वुलर रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे तो वो भी आगे करेंगे। और नो डाउट खाली सुकड़ना या वो नहीं, जैसा मैंने ऑटोम्यून मरीज़ों का बताया, जैसा रोमेटोलॉजी के मरीज़ों में जिसके अंदर मुदाफ़ियाती निज़ाम अपने ही तौर पे काम करता है, ये कोई ऐसा बाज़ का इन्फेक्शन होता है जो सही नहीं हो रहा, और उसके अंदर भी दिल की जो वैल्व होते हैं उसके जो दरवाज़ों के किनारे होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। और उसके साथ साथ फालिज के मरीज़ों में, जैसे अगर फालिज हुआ है तो उसके अंदर भी हमें वाल्व देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कोई वैल्वुलर अब नॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्योंकि
कोई वहाँ से लोथड़ा तो नहीं आपके ट्रैवल किया दिमाग की तरफ या इस तरह का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एकोकार्डियोग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये नॉन इन्वेसिव है, मतलब एक आम अल्ट्रासाउंड की तरह है। बट ये ज़रूर मैं कहूँगा कि प्रॉपरली किसी कार्डियोलॉजिस्ट से, इफ़ यू आर लिविंग, मतलब अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर तो आपको एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट देख कर ही उससे एकोकार्डियोग्राफी करानी है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई भी कर ले, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी सारी मैनेजमेंट बेस करती है। तो ये तो हमें हो गया सारा एक कि क्या इसके फ़वाइद हैं। और इसके साथ और ये भी मैं बता दूं कि प्रेग्नेंट में भी कोई इसका नुकसान वगैरह नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड है। तो मतलब इसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी आज सच नहीं है इस टेस्ट की, ठीक है। बाज़ अगर वो कोई जेल से किसी को मतलब एलर्जी, लेकिन ये कभी भी नहीं देखा गया किसी को भी, हमने कभी नहीं देखा अपनी मेडिकल लाइफ में। और इसकी इम्पोर्टेंस किन लोगों में स्पेशली है जिन्हें पुराना दिल का मर्द है और वो या कोई भी इलाज वो करा चुके हैं और वो रेगुलर फॉलोअप पर हैं, क्योंकि आपकी सारी मैनेजमेंट इसके ऊपर बेस करेगी। नो डाउट क्लिनिकल और चीज़ें हैं। अब हर दफ़ा आप एंजियोग्राफी के लिए उसे नहीं लटा सकते, सीटी एंजियो के लिए नहीं लटाएंगे, एकोकार्डियोग्राफी करेंगे ताकि उसके दिल की पंपिंग पावर, उसकी दीवारों पर कोई किसी किस्म के कोई चेंजेस आ रहे हैं, कैसा है, कोई झिल्ली के इर्द गिर्द किसी किस्म का कोई पानी तो नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, हमने उसकी दवाइयों को ऊपर नीचे करना है तो वो हम उससे ही हम अखज़ करेंगे उसका। और सर्जिकल पेशेंट्स में भी इसीलिए ही इसे एडवाइस किया जाता है, हर एक सर्जिकल में नहीं, मोस्टली अगर किसी को कोई साथ में कोमोबिलिटी है लाइक शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई भी और तरह का मर्ज़ है, उस तरह के मरीज़ों में या 50 साल से ऊपर के मरीज़ों में एहतियाती तौर पे कराई जाती है, ताकि खाली ऑपरेशन करना काम नहीं है, उसकी पोस्ट ऑप केयर में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बिकॉज उसको आईवी फ्लूइड्स लगने हैं, कोई खुदा ना सब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी है, तो हमें आइडिया हो कि उसका दिल सही काम कर रहा था, कोई हमने साथ में दवाइयाँ वगैरह तो नहीं उसे देनी जब ड्रिप लगानी है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये आपको आई होप सो जो भी इसे देखेंगे इट विल हेल्प देम टू एजुकेट, ये उनके सारे क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा ख़त्म करके। अगर कोई आपके क्वेश्चन और भी हों तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे गाइड करें, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। काइंडली इसे शेयर करें लोगों की अवेयरनेस के लिए, नॉट फॉर मी। ये मेरा मकसद चैनल को बनाने का यही है कि मैं लोगों को, अपने लोगों को एजुकेट करूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।